हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, टेन साई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एंड टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं दो वक्रों के बीच का कोण। दो वक्रों के बीच का कोण। दो वक्रों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, एंगल बिटवीन टू कर्व्स कैसे निकालते हैं, वो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो ठीक है, ट्राई करते हैं। ट्राई क्या करना, सॉल्व करेंगे। लेट दिस इज एन कर्व C1, हमने इसे बोल दिया C1। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान रखना कि दो कर्व वक्रों के बीच का कोण निकालना है, तो उन दोनों वक्रों के बीच का कोण आपको इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा। दिस इज एनी कर्व C2, किसी को भी C1 दे दो, किसी को भी C2 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने इसे C1 दिया है, इसे C2 दिया है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, प्रतिच्छेद बिंदु हमने इन दोनों वक्रों का इसे मान लिया है। तो हमने क्या किया है कि किसी C1 पर, ये C1 को जो कर्व है, जो वक्र C1 है, उस पर कोई टेंजेंट मैंने ड्रॉन की है P पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। ठीक है, और उसी तरह C2 पर भी मैंने कोई टेंजेंट ड्रॉन की है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। C1 पे जो टेंजेंट ड्रॉन की उसे T1 नाम दे दिया है, C2 पर जो टेंजेंट ड्रॉन की उसे T2 नाम दे दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, किन्हीं हुई दो वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु का के बीच का, दोनों वक्रों के बीच का जो कोण होता है वो और कुछ भी नहीं बल्कि उन दोनों वक्रों पर, उस प्रतिच्छेद बिंदु पर टेंजेंटों के बीच का कोण होता है। T1 पे स्लोप M1 बराबर dy अपॉन dx एट P ऑफ C1 ले लेते हैं, और T2 का जो स्लोप M2 होगा वो और कुछ नहीं dy अपॉन dx होगा, वो भी C2 का एट P पे, C2P C1P। ठीक है, अब इसे डिराइव कर लेते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला बना लेते हैं हम। यहाँ पर P को हम r, थीटा दे देते हैं। यहाँ पर हम इसे r ले लेते हैं। यहाँ पर थीटा दोनों के लिए सेम होने वाला है, लेकिन थीटा तो दोनों के लिए सेम होने वाला है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी। इसके बीच का ये जो कोण होगा, T1 के बीच का और R के बीच का जो कोण होगा उसे φ1 नाम दिया जाएगा, और इसके बीच का जो कोण होगा, जैसे कि मैं बोलूँ कि ये वाला कोण, बड़ा वाला कोण, इसे φ2 नाम दे देते हैं। तो दोनों के बीच का जो ये कोण आएगा वो फाई आएगा। तो डायग्राम से पता चल रहा है हमें फाई बराबर φ2 माइनस φ1 होने वाला है। ये चीज़ हमें डायग्राम से ही पता चल जा रही है कि फाई बराबर φ1 φ2 माइनस हो रहा है। फाई बराबर φ2 माइनस φ1 कैसे हो रहा है? देखो, ये वाला एंगल जो है T1 और R के बीच का एंगल है, जिसे φ1 ने हमने दिया है। ये वाला जो एंगल, ये वाला जो रहेगा वो T2 और फाई के बीच का, R के बीच का एंगल रहेगा, जिसे φ2 नाम दे देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो T1 एंड T2 के बीच का एंगल है φ2 माइनस φ1 रहेगा यहाँ से। तो दोनों साइड में टेन ले लेंगे हम लोग। टेन बराबर टेन φ2 माइनस टेन φ1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे हम टेन फाई बराबर टेन φ2 माइनस टेन φ1 अपॉन 1 प्लस टेन φ2 इंटू टेन φ1, यहाँ से हम ये ले लेते। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखेंगे, टेन φ1 क्या होता है? आपको पता है
टेन फाइव होता है आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो यहाँ से C1 का जो निकाल लेंगे, C2 का निकाल लेंगे आप लोग। C1 के लिए टेन फाइव 1 से हो जाएगा, C2 के लिए टेन फाइव 2 से हो जाएगा। आर डी थीटा अपॉन डी आर होता ही है, ठीक है। कन्वर्ट करके आप लोग निकाल सकते हो। बाकी मैं आगे के एग्जांपल्स अगर बताऊंगा तो उसमें आपको इसे सोल्व करना सिखा दूंगा। तो यहाँ पे ये आ जाता है हमारे पास में। इसे हम लोग टेन फाइव 2 जो है उसे अगर हम m बोले, यहाँ पे L1 L2 नाम दिया है किताब में, आपको ऐसा कुछ भी नाम देने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहीं से भी हो जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो ये इसके लिए फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं बनती है तो बिना फॉर्मूले के आपको सिंपल सा ये ले लेना है, इसे मोड में रख लेना है ताकि कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव ना आए। किसी भी कर्व को C1 नाम दे देना है, किसी भी कर्व को C2 नाम दे देना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आंसर आता है उसे बस पॉजिटिव में मोड में ले लेना है, बस इतना सा ही होता है और उसमें कुछ भी नहीं होता है। ये आपका हो जाता है एंगल बिटवीन टू कर्व्स हो जाता है, ठीक है। थैंक यू। आगे का अगली वीडियो में।